Good morning everyone. Welcome to home science classes. As you know students, yesterday we had completed second unit and today we are starting third unit, Human Development and Family Studies. आज हम तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं और जिसमें हमारी थर्ड यूनिट है मानव विकास और परिवार अध्ययन। आज हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं मानव विकास और परिवार अध्ययन, जिसमें आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ECCE। व्हाट इज़ ECCE? ECCE मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आज हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो आपको अर्ली चाइल्डहुड शब्द से परिचित होना पड़ेगा कि अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है। अर्ली चाइल्डहुड को हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था क्या होती है? तो जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है ये जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल करना और उनकी शिक्षा, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड क्या है? जन्म से लेकर 8 साल तक के बच्चे। लेकिन यहाँ पर हमने इन बच्चों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड। सबसे पहले हमने जो इनको डिवाइड किया है वो किया है 0 to 3 years। ठीक है, और फिर हमने इनको डिवाइड किया 3 to 6 years और फिर हमने इनको डिवाइड किया 6 to 8 years। तो जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं इनकी जो शिक्षा होती है वो शिक्षा कहाँ पर होती है? वो होती है क्रैच में। ठीक है, कहाँ पर शिक्षा होती है इनकी? क्रैच में होती है। जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं इनकी शिक्षा घर पर या फिर क्रैच में होती है। क्रैच में वो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। उनकी मम्मी भी वर्किंग होती है, पापा भी वर्किंग होते हैं और घर में इन बच्चों की केयर करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, और जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं इनके लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षा के कार्यक्रम स्टार्ट किए जाते हैं वो किए जाते हैं या तो किंडरगार्टन में, ठीक है, और या फिर प्री स्कूल में। कहाँ पर? प्री स्कूल। ठीक है, फिर जो हमारे 6 to 8 years बच्चे हैं, 6 to 8 years 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए हम बच्चों को एजुकेशन के लिए कहाँ भेजते हैं? प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो अपने अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को डिवाइड किया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 0 to 3 years, 3 to 6 years एंड 6 to 8 years। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमने बच्चों को डिवाइड कर लिया है। अब हम जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, बचपन की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया गया $1 7 से 10% अधिक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणाम पैदा करता है। ये प्रोफेसर जेम्स हैकमैन थे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। इन्होंने कहा था, क्या कहा था इन्होंने? कि बचपन की देखभाल सबसे ज़्यादा किसी बच्चे के जीवन को प्रभावित करती है। जो हम बच्चे के ऊपर जो इस एज में इन्वेस्ट करते हैं वो ही हम पूरी साल उसके बदले में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इस एज में की गई बच्चे की केयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम देखेंगे? इसमें जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसमें देखभाल, शिक्षा, मानव विकास के अध्ययन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हमें ये जानना है कि पूरी लाइफहुड में, पूरे जीवन काल में प्रारंभिक बाल्यावस्था ही वह अवस्था होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा जो सीखता है वह उसे पूरी उम्र याद रहता है और इस उम्र में बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं हम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके सिग्निफिकेंस में देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में
बच्चों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए जन्म से ही उपयुक्त देखभाल करना, शिक्षा प्रदान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है किसका? परिवार का। परिवार ही एक ऐसी संस्था होती है जो बच्चे का लालन पोषण करती है और उसे उचित वातावरण प्रदान करती है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से जो उसे प्यार मिलेगा, जो उसे सुरक्षा मिलेगी, उसी से वह बच्चा सीखता है और उसी से वह बच्चा उन बातों को पूरी लाइफ याद रखता है। ठीक है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा भी था कि बच्चा जो है जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देता है। हम उसे सिखाते नहीं है खुद, दूध पीना हम उसे सिखा रहे हैं, सकिंग करना हम उसे सिखा रहे हैं, हम नहीं सिखाते हैं, लेकिन वो सकिंग करना खुद स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसकी सीखने की कैपेबिलिटी अपने आप ही होती है और वो जैसा उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसा उसको अपने चारों तरफ वातावरण मिलता है, वैसा ही वह सीखता जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? परिवार का, माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का, भाई बहन का। जो भी लोग उसके साथ रहते हैं, जो भी उस बच्चे से प्यार करते हैं, वैसा ही बच्चा व्यवहार करने लगता है। जन्म के पश्चात जो शिशु होता है माता को स्पर्श करके ही समझने लगता है और माता की आवाज़ को सुनकर ही वह पहचानने लगता है कि माँ आ गई है, अब उसे दूध पिलाएगी, नहलाएगी, सुलाएगी, और माँ के स्पर्श को ही वो महसूस करने लगता है। और वो इसीलिए माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है या माँ से ही सबसे ज़्यादा भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि माँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे उसको दूध पिलाना, समय पर उसके कपड़े बदलने, उसके नापी चेंज करने। ठीक है, शिशु हमेशा अपने माँ के साथ ही रहना चाहता है। जैसे ही माँ उसकी आंखों से ओझल होती है तो वो क्या करना शुरू कर देता है? रोना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। और शिशु अपने आसपास किसी और यदि अपरिचित व्यक्ति को देखता है तो बल्कि रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्लाने लगता है? क्योंकि वह उस अपरिचित व्यक्ति के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। और जैसे जैसे बच्चे की जो आयु होती है, एज होती है, उसमें वृद्धि होती है, बच्चा अपनी देखभाल करने वाले जैसे परिवार के सदस्य हैं उन लोगों को सबको पहचानने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों से नियमित रूप से मिलता है। लेकिन यदि कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो उसे एकटक देखता रहता है, डर जाता है, उसे देखकर रोने लगता है और फिर उसे देखकर छुप जाता है। और लगभग 1 वर्ष तक का छोटा बच्चा अपनी माँ या जो भी उसके ऊपर उसकी जो कोई भी देखभाल कर रहा है, जिसके ऊपर भी वह आश्रित होता है, उससे वह हमेशा चिपका रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है तो बच्चे में समझ विकसित होने लगती है और बच्चे का व्यवहार बदल जाता है और वह अपनी माँ या जो भी उसका देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसकी अनुपस्थिति में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, भाषात्मक, सामाजिक विकास बहुत तेज गति से होता है और वह भली प्रकार से चलता रहता है। और बच्चा नई नई चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है, खिलौनों से खेलना सीख जाता है और नई नई क्रियाएं करना अपने आप ही सीख जाता है। अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो कुछ वर्षों तक अपने परिवार में ही पलते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो बच्चों की देखभाल या दायित्व उसके माता पिता का होता है, वैसे तो सारा दायित्व उनके माता पिता का होता ही है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं कि उनकी देखभाल के लिए उनको किसी सब्स्टिट्यूट का अरेंज करना पड़ता है। जैसे यदि माँ वर्किंग है और माँ को ऑफिस जाना है तो उसके लिए वो कहीं क्रैच में अरेंजमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रैच में अरेंजमेंट अभी आपको पीछे बताया भी गया था उनकी शिक्षा के बारे में, क्रैच में अरेंजमेंट किन बच्चों के लिए किया जाता है? जो बच्चे 0 से 3 वर्ष के होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 वर्ष का होता है तो वह उस बच्चे को या तो आंगनवाड़ी भेजा जाता है, बालवाड़ी भेजा जाता है, नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है, प्री स्कूल में भेजा जाता है या किंडरगार्टन में भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बच्चे की क्या पढ़ा? सिग्निफिकेंस के इसके ECCE का सिग्निफिकेंस पढ़ा हमने। इसके बाद हम देखते हैं जो इसकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर NCERT द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का मूल उद्देश्य। इसमें जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है वो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? हमें शिक्षा का मूल उद्देश्य पढ़ना है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। स्पेशल हमें इस शब्द पर ही ध्यान देना है। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है NCF 2005 के अकॉर्डिंग, उसका जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य है समग्र विकास। बच्चे का पूरी तरह से समग्र क्या करना? विकास करना। ठीक है, तो बच्चे का समग्र विकास आएगा इसमें। समग्र विकास ही बच्चे का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे का समग्र विकास जिससे वे अपनी क्षमता को पहचान सके। ठीक है, दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है इसमें औपचारिक विद्यालय में जाने की तैयारी। बच्चा
क्या करने लगता है, औपचारिक विद्यालय में जाने लगता है। औपचारिक का मतलब जहाँ पर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं कि इस समय जाना है, इस समय छुट्टी होगी, कौन कौन सी शिक्षा पढ़ाई जाएगी, कौन कौन सी शिक्षा उनको दी जाएगी, किस समय पर उनका कौन सा पीरियड होगा, उनको स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितना सिलेबस उन्हें पढ़ना है, ये सब किस चीज़ में आता है, औपचारिक शिक्षा में आता है। और तीसरा जो इसका उद्देश्य होता है वो है महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं या सपोर्ट सर्विसेज प्रदान करना, वो इसका तीसरा उद्देश्य आता है। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार भी पता लग गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होता है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECC के क्या पढ़ेंगे हम, मूलभूत संकल्पनाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं कौन कौन सी होती हैं। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे को हमने कहा था कि उसकी शिक्षा के लिए उसको कहाँ पर भेजना है, उसकी शिक्षा के लिए उसको भेजना है क्रैच में। ठीक है, तो इसमें हम जो बच्चों को डिवाइड करेंगे वो 2 पार्ट्स में कर लेंगे, जन्म से लेकर 3 वर्ष और 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है, कि पहले हमने 0 से लेकर 3 वर्ष, 3 से लेकर कहाँ डिवाइड किया था, 6 वर्ष में डिवाइड किया था, और उसके बाद हमने 6 से लेकर 8 वर्ष में डिवाइड किया था। लेकिन अब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 0 से 3 वर्ष और 3 वर्ष से कहाँ तक, 8 वर्ष तक के बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों को, केवल 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनको हम इन्फेंसी पीरियड में रखते हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं बेबीहुड। ठीक है, बेबीहुड में रखते हैं। कुछ लोग, कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को 0 से 3 वर्ष ना कहकर 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था को या इस इन्फेंसी पीरियड को हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम 0 से लेकर, कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसको 0 से लेकर 2 वर्ष तक कहा है और कुछ ने इसको 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था कहा है। ठीक है, और कुछ मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, इसको 0 से लेकर 3 वर्ष तक की, और कुछ ने 0 से लेकर 2 वर्ष तक की, और जो 3 से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था है वो ECC के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले कौन सी एज लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था, जिसको हम इन्फेंसी एज कहते हैं, या फिर जिसको हम बेबीहुड एज कहते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था या जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहते हैं, शैशवावस्था। इस अवस्था में शिशु अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है। उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, उसके घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, बुआ हैं, जो भी लोग हैं वो इसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जो भी व्यक्ति इस बच्चे की सबसे ज़्यादा केयर करता है उस बच्चे से ये भावात्मक रूप से सबसे ज़्यादा जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो उसकी क्या कर रहा है, वैकल्पिक देखभाल कर रहा है। अब हम उसके बाद जो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसी में फर्स्ट पॉइंट में ये जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी शिक्षा का जो हमने क्रैच में अरेंजमेंट किया था वो किस किस तरह के क्रैचेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थायी शिशु केंद्र। ठीक है, अब ये स्थायी शिशु केंद्र क्या होता है, स्थायी का मतलब फिक्स, एक जगह पर वो फिक्स है, उसको उठाया नहीं जा सकता। आजकल छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो देखभाल है उसके लिए सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं अथवा निजी व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों द्वारा क्रैच अथवा शिशु केंद्र जो चलाए जा रहे हैं वहाँ पर इनका अरेंजमेंट करती है। ये जो क्रैच हैं ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को निश्चिंत होकर सुबह से लेकर शाम तक के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पर बच्चों की देखभाल प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, और इन बच्चों को उचित वातावरण मिलता है, और यहाँ पर इन बच्चों को क्या मिलता है, इन बच्चों को पोषक आहार भी प्रदान किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये स्थायी शिशु केंद्र समझ आ गया होगा। दूसरे आते हैं चलते फिरते शिशु केंद्र। अब ये चलते फिरते शिशु केंद्र क्या होते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, आजकल एक फैशन चल गया है मोबाइल क्रैच बोलने का। मोबाइल क्रैच का मतलब है कि मान लीजिए कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग में काम करने के लिए महिला मजदूर आई हैं, और वो महिला मजदूर वहाँ पर मजदूरी कर रही हैं, लेकिन उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों की केयर के लिए मोबाइल क्रैच होता है। वो मोबाइल क्रैच उन महिलाओं के बच्चों की देखभाल करता है। भारत सरकार ने ऐसे उद्योग जहां पर 30 या अधिक महिलाएं काम करती हैं वहां पर उन महिलाओं के लिए मोबाइल क्रैच का अरेंजमेंट किया हुआ है।
ये जो मोबाइल क्रैच है वहाँ पर आते हैं जहाँ पर जैसे कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है या कोई भी निर्माण कार्य कर रहा है, वहाँ पर मजदूर माताओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए चलते फिरते शिशु केंद्र आते हैं और इन माताओं के बच्चों का ध्यान रखते हैं। जो मजदूर माताएं होती हैं वे अपने छोटे बच्चों को छोड़कर बिल्कुल निश्चिंत होकर मजदूरी करती हैं और यहाँ पर प्रशिक्षित व्यक्ति उन महिलाओं के बच्चों का ध्यान रखते हैं, पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और उन्हें स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं वो समय समय पर आती हैं और उन बच्चों को स्तनपान भी कराती हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है दिवस देखभाल केंद्र। अब दिवस देखभाल केंद्र कौन सा होता है? जिसको डे केयर सेंटर कहते हैं। ये जो डे केयर सेंटर होता है ये होता है कामकाजी महिलाओं के लिए। जो वर्किंग वीमेन है, इन वर्किंग वीमेन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ये पूरे दिन के जो डे केयर सेंटर हैं ये बना दिए जाते हैं, जहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शिशु केंद्रों की भांति ही इनमें बच्चों की देखभाल, उनकी सुरक्षा, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट, उनको पूरक पोषक आहार है वो उपलब्ध कराया जाता है। उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी भाषा का विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक आवश्यकताओं को समझने और सिखाने के लिए विशेष प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षक रखे जाते हैं जो इन बच्चों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो आता है वो आते हैं टॉडलर। अब ये टॉडलर क्या होते हैं? टॉडलर शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है। 2 से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं इनको टॉडलर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टॉडलर? क्योंकि इस आयु के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो फुदक कर चलने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इनको मेंढक की तरह फुदक कर ये बच्चे चलते हैं, इसीलिए इनको टॉडलर कहा जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे। जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तब उनकी गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ने लगते हैं। ये बच्चे औपचारिक विद्यालय में जाने लगते हैं, जहाँ पर औपचारिक विद्यालय भी बताया था आपको क्या होता है, जहाँ पर बच्चों का एक सिलेबस निश्चित होता है, स्कूल का टाइम फिक्स होता है, उसको औपचारिक विद्यालय कहते हैं। बच्चे अपने परिवार और निकट परिजनों के अतिरिक्त अन्य लोगों से मेलजोल करते हैं और वो अन्य सामूहिक गतिविधियां करने लगते हैं। स्कूल में उनके दोस्त बन जाते हैं। आसपास के लोग और वस्तुओं से जो होती हैं उनको वो अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं, उनके साथ उनको व्यवहार करने आने लगता है और वो प्राकृतिक चीज़ों को समझने लगते हैं, जैसे पानी, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, इन सब चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, मशीनों के बारे में जानने लगते हैं और उनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नए नए शब्दों को वो सीखने लगते हैं और उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न करने लगते हैं और यह उनको उत्तर जानने की इच्छा रहती है और यदि उनको उत्तर नहीं दिए जाते तो उनके अंदर और ज़्यादा तत्परता बढ़ जाती है। और जो बच्चा जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और उनके आंसर्स उसके अंदर यदि मिलते रहते हैं उन बच्चों को, तो वो और ज़्यादा उनके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं और नई नई बातें जानना चाहते हैं। और इस आयु के जो बच्चे होते हैं उनको सीखने के लिए अनुकूल परिवेश की आवश्यकता होती है और इस आयु में उन्हें औपचारिक विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ एक जगह बैठकर पढ़ने के लिए यदि बाध्य कर दिया जाए और उनको क्या कर दिया जाए तो उससे उनकी थोड़ी सी जिज्ञासु प्रवृत्ति कम हो जाती है। यदि उनको जवाब ना दिया जाए और उनके ऊपर बाउंडेशंस लगा दी जाए तो वो नई नई बातें नहीं जानते और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे का पूर्ण विकास और सीखने के उत्तम परिवेश के लिए उन्हें सुरक्षित, प्रेमपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खिलौने, प्राकृतिक चीज़ें जैसे रेत, पानी, पेड़ पौधे आदि उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे बच्चे और उन सब चीज़ों के बारे में जान सकें और अपने हम उम्र बच्चों के साथ उनको खेलने देना चाहिए और उनकी जो जितनी भी उनकी क्वेरीज होती हैं उन सब चीज़ों के उनको आंसर्स देने चाहिए। तो इस एज के बच्चों को यदि हम छोटे से एज में बड़ी ज़्यादा सिलेबस देने लगते हैं या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ाने लगते हैं, ज़्यादा उनको सिलेबस उनके ऊपर थोप दिया जाता है, तो वह उस चीज़ से फेडअप हो जाते हैं बहुत और फिर वह उनसे पढ़ने से बचने लगते हैं। तो इसलिए उनको खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।